Good morning, students. Today's lecture is hematopoiesis part 2. In yesterday's lecture, we had studied how from a single stem cell, first, which is known as the totipotent stem cell, first two myeloid stem cells arise. Myeloid stem cells में से एक लिम्फोसाइट्स की तरफ ब्रांच चली जाएगी और जो माइलॉइड होगा, स्टूडेंट्स, एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल में से प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनेंगे। प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल की दो ब्रांचेस निकलेंगी, एक को हम कहेंगे लिम्फॉइड और एक होगा माइलॉइड। जो लिम्फॉइड होगा उसमें से आपके बी एंड टी लिम्फोसाइट्स बनेंगे। जो माइलॉइड स्टेम सेल होगा स्टूडेंट्स, उस माइलॉइड स्टेम सेल में से आपके आरबीसी, रिमेनिंग डब्ल्यूबीसी बनेंगे और प्लेटलेट्स बनेंगे। टोटिपोटेंट और मल्टीपोटेंट स्टेम सेल के बाद आता है प्रोजेनाइटर सेल। प्रोजेनाइटर सेल के बाद आता है प्रिकर्सर सेल। प्रिकर्सर सेल के बाद आते हैं मैच्योर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमें याद रखना है कि कैसे एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल से मल्टीपोटेंट या प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनता है। फिर उसमें से दो ब्रांचेस निकलती हैं, लिम्फॉइड स्टेम सेल और माइलॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड और माइलॉइड स्टेम सेल्स में से नेक्स्ट जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं प्रोजेनाइटर, फिर प्रिकर्सर और उसके बाद एडल्ट सेल्स बनते हैं। अगर आज हम स्टूडेंट्स देखें कि कैसे न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि डब्ल्यूबीसी में, क्योंकि हमें पता है कि सबसे ज़्यादा काउंट जो होता है, द मैक्सिमम काउंट इज ऑफ न्यूट्रोफिल्स, एंड इफ़ वी स्टडी हाउ न्यूट्रोफिल्स आर फॉर्म्ड, तो ये डायग्राम हमने दिया है। दिस इज़ अ मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल। इससे पहले टोटिपोटेंट स्टेम सेल आता है। अब ये जो मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है, इसमें से दो ब्रांचेस निकली थी, एक निकली थी लिम्फॉइड, एक निकली थी माइलॉइड। क्योंकि हम न्यूट्रोफिल्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम कौन सा देखेंगे, माइलॉइड, क्योंकि जो लिम्फॉइड एलिमेंट होता है उसमें से बी और टी लिम्फोसाइट्स केवल बनते हैं। तो ये जो माइलॉइड प्रिकर्सर था, प्रोजेनाइटर सेल था, इसमें से क्या बना स्टूडेंट, प्रोलिफरेशन की जो प्रोजेनाइटर सेल है जिसमें प्रोलिफरेशन हो रहा है प्रोजेनाइटर सेल में, इसमें सबसे पहले एक कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर बना, फिर बना ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनाइटर सेल। ये होते हैं प्रोजेनाइटर। प्रोजेनाइटर के बाद जो मेन आते हैं, दे आर नोन एज प्रिकर्सर सेल्स। ये आपको याद रखने हैं। अगर आप प्रिकर्सर सेल्स की नेमिंग देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले आता है ब्लास्ट वर्ड। अगर माइलॉइड है तो माइलोब्लास्ट, अगर लिम्फॉइड स्टेम सेल है तो लिम्फोब्लास्ट हो जाएगा। तो प्रिकर्सर सेल्स में सबसे पहला वर्ड जो आता है दैट इज ब्लास्ट। बिकॉज वी आर स्टडिंग माइलॉइड प्रिकर्सर, तो यहाँ पे आएगा माइलोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट के बाद प्रोमाइलोसाइट, माइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट, मेटामाइलोसाइट के बाद बैंड और फिर उसके बाद न्यूट्रोफिल। You have to remember how precursor cells are formed. Whenever you are studying precursor cell, progenitor तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं precursor cell की। precursor cell में students you have to remember कि सबसे पहले blast आता है, myeloblast, then promyelocyte, then myelocyte, then metamyelocyte। साइट सेल के लिए वर्ड आता है, तो प्रो माइलोसाइट एंड देन मेटामाइलोसाइट। इसी तरीके से ये न्यूट्रोफिल्स का हमने देखा कि कैसे न्यूट्रोफिल्स बन रहे हैं। अगर हम रेड ब्लड सेल्स का स्टूडेंट्स देखें कि कैसे रेड ब्लड सेल्स बन रहे हैं, तो फिर से हमें ये चार्ट स्टडी करना पड़ेगा। इसमें भी माइलॉइड स्टेम सेल ही आएगा। तो मल्टीपोटेंट हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल आपके पास आया, उसके बाद कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर आया। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर से आया मेगा कैरियोसाइट, इराथ्रोसाइट प्रोजेनाइटर। अगर आप न्यूट्रोफिल्स का देख रहे थे तो उसमें आ रहा था ग्रैन्युलोसाइट, मोनोसाइट, प्रोजेनाइटर। और अगर आप आरबीसी का देख रहे हैं तो उसमें क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, मेगा कैरियोसाइट, इराथ्रोसाइट, प्रोजेनाइटर। उसके बाद आएगा
प्रोनॉर्मोब्लास्ट। अगर आप प्रिकर्सर सेल्स में जाते हैं तो मैंने कहा था सबसे पहले ब्लास्ट सेल आता है, तो प्रोनॉर्मोब्लास्ट, बेसोफिलिक नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक नॉर्मोब्लास्ट, ऑर्थोक्रोमिक नॉर्मोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटिक इराथ्रोसाइट और फिर इराथ्रोसाइट। अगर आप आरबीसी का देख रहे हैं स्टूडेंट्स, तो हम जो प्रिकर्सर सेल्स पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या आ रहा है, प्रो इराथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट, इंटरमीडिएट एंड ऑर्थोक्रोमैटिक इराथ्रोब्लास्ट। जब भी हम आरबीसी का बनना देखते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें ये याद रखना है कि धीरे धीरे न्यूक्लियस जो होगा वो डिसॉल्व होगा, धीरे धीरे न्यूक्लियस डिसॉल्व होगा। रेटिकुलोसाइट में न्यूक्लियस नहीं होता, जो प्रो इराथ्रोब्लास्ट होता है उसमें न्यूक्लियस होता है। और बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स जो होते हैं साइटोप्लाज्म में, वो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है whenever we are studying about how RBC are formed. So students, remember, whenever RBCs are formed from a stem cell, that stem cell is known as myeloid stem cell. From that myeloid stem cell, because a myeloid stem cell will form both RBC, WBC except lymphocytes and platelets. तो हम उस माइलॉइड प्रिकर्सर को क्या नाम देते हैं, प्रोजेनाइटर सेल को क्या नाम देते हैं, मेगा कैरियोसाइट इराथ्रोसाइट प्रोजेनेटर। इस प्रोजेनाइटर सेल्स में से फिर प्रिकर्सर सेल्स बनेंगे। प्रिकर्सर सेल्स में सबसे पहले आता है ब्लास्ट, तो प्रो इराथ्रोब्लास्ट, आप प्रो इराथ्रोब्लास्ट लिखेंगे। उसके बाद बेसोफिलिक, क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ कि धीरे धीरे साइटोप्लाज्म में से बेसोफिल ग्रैन्यूल्स, बेसिक ग्रैन्यूल्स कम होते जाएंगे और न्यूक्लियस डिसॉल्व होता जाएगा। जो रेटिकुलोसाइट होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, क्योंकि मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल भी नहीं होता। रेटिकुलोसाइट तक आते आते न्यूक्लियस बिल्कुल छोटा होता जाता है। तो प्रो इराथ्रोब्लास्ट, बेसोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट, पॉलीक्रोमैटोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट एंड ऑर्थोक्रोमैटिक इराथ्रोब्लास्ट आ जाता है। अगर स्टूडेंट्स हम लिम्फोसाइट्स देखें कि कैसे बनता है, तो लिम्फोसाइट्स के लिए स्टूडेंट्स हमने क्या कहा था, जो हमारा प्रोजेनाइटर सेल होता है वो एक लिम्फॉइड होता है। अब यहाँ माइलॉइड नहीं आएगा, यहाँ क्या आया स्टूडेंट्स, कॉमन लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर सेल। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो लिम्फोसाइट्स का बनना होता है उसको हम कहते हैं लिम्फोपोइसिस। जो लिम्फोपोइसिस होता है वो स्टूडेंट्स 3 फेजेस में हो रहा है, बिकॉज हमें ये याद रखना है कि जो लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर ऑफ 2 टाइप्स, बी एंड टी। जो बी लिम्फोसाइट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो हमें देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी, दैट इज़ एंटीबॉडी बनाते हैं ये। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं ये सेल के अंदर जो पैथोजन घुसा है उसको किल करने में सहायता करते हैं। दैट इज़ वाई टी लिम्फोसाइट्स प्रोवाइड अस सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज दीज बोथ लिम्फोसाइट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स टू परफॉर्म, बी लिम्फोसाइट्स ऑलवेज kill pathogens which are present in the fluids of the body. If some pathogen enters into blood, saliva, mucus, then B lymphocytes will be activated. We know that virus is an obligate intracellular parasite. It enters the cell. When a virus enters a cell, then T lymphocytes will be active and they will provide cellular immunity. Depending on this, we have the lymphopoiesis is achieved in 3 steps. The first step is antigen independent phase. Antigen independent phase जो होता है वो बोन मैरो में होता है। The second step is antigen dependent phase. जो antigen dependent phase होता है वो एंटीजन अगर बॉडी में प्रवेश कर गया है तो उसके बाद शुरू होता है। सो अगर हम ये देखें कि जो मल्टीपोटेंट हेमियोपोइटिक स्टेम सेल था उसमें से जो हमारा प्रोजेनाइटर बना दैट इज़ नोन एज लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर। माइलॉइड प्रोजेनाइटर से WBC रिमेनिंग बनेंगे, RBC एंड प्लैटेलेट्स। आई एम एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन, प्रोजेनाइटर सेल के बाद प्रिकर्सर सेल्स आते हैं। प्रिकर्सर सेल्स में सबसे पहले ब्लास्ट आता है,
तो बी लिम्फोब्लास्ट एंड टी लिम्फोब्लास्ट आ गया। फिर उसके बाद लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अगर आप मेगा कैरियोसाइट्स या प्लेटलेट्स का डिफ्रेंसिएशन पाथवे देखें स्टूडेंट, तो उसको हम कहते हैं मेगा कैरियोपोइसिस। मेगा कैरियोपोइसिस के लिए भी जो आपका प्रोजेनाइटर सेल होगा वो एक माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल ही होगा। इस कॉमन माइलॉइड प्रोजेनाइटर सेल में से मेगा कैरियोसाइट इराथ्रोसाइट प्रोजेनाइटर बनेगा। द पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट आरबीसी और प्लेटलेट्स का एक कॉमन प्रोजेनाइटर सेल है, मेगा कैरियोसाइट इराथ्रोसाइट प्रोजेनाइटर। इसी तरीके से न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स का एक कॉमन प्रोजेनाइटर सेल है जिसे हमने कहा था न्यूट्रोफिल मोनोसाइट प्रोजेनाइटर, जो कि माइलॉइड में से ही बन रहा था। तो जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल था उसमें से दो ब्रांचेस बन गई स्टूडेंट्स, एक बना लिम्फॉइड और एक बना माइलॉइड। लिम्फॉइड से आपके बी और टी लिम्फोसाइट्स बने। माइलॉइड जो है अगर उसको न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स बनाने हैं तो उसमें से निकलेगा न्यूट्रोफिल मोनोसाइट प्रोजेनाइटर। अगर उसको आरबीसी और प्लेटलेट्स बनाने हैं तो उसमें से निकलेगा मेगा कैरियोसाइट इराथ्रोसाइट प्रोजेनाइटर। यानी माइलॉइड में से दो लाइंस निकलेंगी, एक लाइन में से डब्ल्यूबीसी बनेंगे और दूसरी लाइन में से आरबीसी एंड प्लेटलेट्स बनेंगे। फिर अब प्रोजेनाइटर के बाद कौन से सेल्स आते हैं स्टूडेंट्स? प्रिकर्सर सेल्स। एज आई हैव टोल्ड यू, प्रिकर्सर सेल्स में सबसे पहले ब्लास्ट आता है, तो मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। फिर उसके बाद प्रो मेगा कैरियोसाइट एंड मेगा कैरियोसाइट। हर एक में आपको याद रखना है प्रो पहले आएगा, प्रो मेगा कैरियोसाइट। अगर साइट वर्ड यूज कर रहे हैं तो प्रो मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट ऐसे आता है। आरबीसी में यू हैव टू रिमेंबर, क्योंकि उनमें बेसोफिलिक ग्रैन्यूल्स कम होंगे, न्यूक्लियस डिसॉल्व होगा, तो उसमें बेसोफिलिक इराथ्रोब्लास्ट पहले आएगा, फिर पॉलीक्रोमैटोफिलिक, फिर ऑर्थोक्रोमैटोफिलिक। ऐसे चलता है आरबीसी में। नाउ हेमाटोपोइसिस के लिए स्टूडेंट सर्टेन ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है। उसमें सबसे पहला है इराथ्रोपोइटिन। इराथ्रोपोइटिन एज यू वेरी वेल नो इज सिंथेसाइज्ड इन दी किडनी। इराथ्रोपोइटिन की वजह से जो कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स होते हैं उनका प्रोलिफरेशन होता है। और ये कॉलोनी फॉर्मिंग कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? अभी मैंने आपको बताया था प्रिकर्सर सेल्स। नाउ दिस सिंथेसाइज राइजेस व्हेन रेड सेल लेवल फॉल्स। जैसे ही रेड सेल का लेवल फॉल होगा, नॉर्मल से बिलो जाएगा, अनीमिया हो रहा होगा, तो इराथ्रोपोइटिन किडनीज को स्टिमुलेशन मिलेगा और वो इराथ्रोपोइटिन सिक्रीट करेंगे। द सेकेंड इज नोन एज स्टेम सेल फैक्टर। स्टेम सेल फैक्टर जो होता है वो टोटीपोटेंट और प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स पे एक्ट करता है। जहां इराथ्रोपोइटिन स्टूडेंट्स कहाँ पे एक्ट कर रहा है? प्रिकर्सर सेल्स पे। प्रिकर्सर सेल से पहले क्या आता है? प्रोजेनाइटर। प्रोजेनाइटर से पहले क्या आता है? स्टेम सेल। उस स्टेम सेल पे क्या एक्ट कर रहा है? स्टेम सेल फैक्टर। नाउ थर्ड इज द ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट कॉलोनी स्टिम्युलेटिंग फैक्टर। अगर आरबीसी को स्टिम्युलेट करना है तो इराथ्रोपोइटिन है। अगर ग्रैन्युलोसाइट्स और मोनोसाइट्स को स्टिम्युलेट करना है तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स? दिस फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय लिम्फोसाइट्स, एंडोथेलियल सेल्स, स्ट्रोमल सेल्स इन बोन मैरो. This stimulates the production of granulocytes and monocytes and it is commercially available. The fourth one is granulocyte colony stimulating factor. केवल granulocytes को अगर stimulate करना है तो, और ये infection जब भी body में आता है तो उसके response में कौन secrete करते हैं? bone marrow के ही stromal cells. And lastly you have to study interleukin. इंटरल्यूकिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? जब भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, बिकॉज हमें पता है कि वाइट ब्लड सेल्स आपकी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इंटरल्यूकिन्स सिक्रीट करते हैं. नाउ बोन मैरो में ही ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं वो वेरी रेयर होते हैं. कल आपको बताया था
बोन मैरो में ही रेड ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन शुरू होता है। यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट कि जो बोन मैरो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी बन रहे हैं उसके लिए अलग अलग फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, और ये सब कुछ एडल्ट्स में बोन मैरो में ही हो रहा है। यानी अगर पूरा हेमाटोपोइसिस हम देखें तो बोन मैरो में हो रहा है। अगर हेमाटोपोइसिस आपको देखना है तो यू हैव टू रिमेंबर कि पहले एक टोटिपोटेंट स्टेम सेल, उससे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनेगा, उससे प्लूरिपोटेंट या मल्टीपोटेंट स्टेम सेल बनेगा, उससे 2 स्टेम सेल्स बनेंगे जिन्हें हम प्रोजेनाइटर्स कहते हैं। एक होता है लिम्फॉइड, एक माइलॉइड। माइलॉइड से फिर से 2 ब्रांचेस निकलेंगी, एक होगी ग्रैन्युलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर, एक होगा मेगा कैरियोसाइट इराथ्रोसाइट प्रोजेनाइटर। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। उसके बाद प्रिकर्सर सेल्स सबके अलग अलग होते हैं जो आपको याद रखने हैं, और बाद में जाके मैच्योर सेल्स बनेंगे। So this is all about hematopoiesis, students.